कमला आंटी हैरान परेशान सी इधर उधर हो रही थीं। सालों एक ही तरह से रहने की आदी हो चुकी बुजुर्ग आंटी बदलाव की हल्की कंपन से ही विचलित हो उठती थीं। दरअसल बात यह थी कि आंटी जिस बिल्डिंग में 40 सालों से भी कुछ अधिक सालों से रह रही थीं, वह बेहद जर्जर अवस्था में आ चुका था। छत टपकने लगी थी, दीवारें कमजोर हो चुकी थीं और प्लास्टर झड़झड़ कर बिल्डिंग को विभत्स बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इस कारण बिल्डिंग वालों ने पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर फिर से बनाने का सामूहिक निर्णय लिया था और तब तक वहां रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट होने का निर्देश दिया गया था। उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी फ्लैट ओनर्स ने खुशी खुशी सहमति और सहयोग दिया था, सिवाय कमला आंटी के। 86 बसंत देख चुकी, झुकी कमर, धुंधलाती नजर और छीण काया की आंटी अपने फ्लैट में लगभग अकेली ही रहती थी। 3 बेटियों, दामादों, नाते नातियों का भरा पूरा परिवार था। बारी बारी सब आते जाते और रहते भी थे, पर आंटी कभी नहीं जाती थी उनके यहाँ। शायद ही उन्होंने कोई रात अपने फ्लैट से इतर बिताई हो। अब तो बेटी दामाद भी बुजुर्ग हो चले थे। आंटी अकेली रहती थी और गृहस्थी को इस तरह से जमा कर सहेजा था कि 9 वर्ष पूर्व अंकल के गुजरने के बावजूद भी धीमे धीमे चल ही रही थी। सालों पुरानी महरी की चौथी पुस्त यानी कि उसकी पोती इनके घर का एक एक काम और इनकी देखभाल करती थी। महरी की पोती पोतों को तो आंटी ने ही पढ़ाया था। उसकी पोती एक ब्यूटी पार्लर में पार्ट टाइम काम करती और बाकी वक्त इनके काम। वैसे घर में काम ही कितना होता था। चिड़िया सा तो पेट था आंटी का, जो वह झटपट पका देती। बाकी वक्त तो आंटी को बाहर दुनिया की चटपटी कहानियां सुनाने में गुजरता था। ड्राइवर भी कुछ ऐसा ही था, खानदानी, जो इनका बैंक, दुकान, अस्पताल इत्यादि की जिम्मेदारियां पूरी करता था। अंकल सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे तो पेंशन अच्छी खासी मिलती ही थी और बाकी सारी जरूरतें उनकी बेटियां पूरी करती थीं। कमला आंटी में एक बात और खास थी, वे अन्य बूढ़ों की तरह मरने की बातें कभी नहीं करती थीं। उनमें जीने की अदम्य इच्छा थी। जीवन जीने की लालसा ही उन्हें अब तक जीवित भी रखा है और सक्रिय भी। हाँ, 100 बातों की एक बात कि आंटी अपना फ्लैट नहीं छोड़ना चाहती थी। बिल्डिंग के ज्यादातर लोग घर खाली कर अगल बगल रहने चले गए थे, पर आंटी मानो जिद परानी थी कि वे घर नहीं खाली करेंगी। उनकी बेटियां समझा समझा कर हार गई थीं। बिल्डर की अंतिम नोटिस पर अब तक छोटी बेटी और दामाद आकर रह रहे थे ताकि शिफ्टिंग का कार्य पूरा कर दिया जाए। बिल्डर को जो अतिरिक्त राशि देनी थी उसका भुगतान भी हो चुका था, पर आंटी टस से मस न हो रही थी। पर घर को खाली तो करना था ही, तो सामान शिफ्ट करने वालों को बुला लिया गया और घर खाली होने शुरू हो गए। नजदीक तो कोई फ्लैट नहीं मिल पाया था, इसलिए शहर के अगले छोर पर जाने की तैयारी हो रही थी। बेटी दामाद तो शहर छोड़ने की ही जिद कर रहे थे। अम्मा, अब छोड़ो गृहस्थी का मोह, साथ रहो हमारे। क्या रखा है शहर में अब? इन फर्नीचर को बांट दो और जो भी लेकर चलना है चलो हमारे साथ। देखो, मैं खुद 2 बरस पर आ पाई हूँ। 60 की दहलीज पार कर चुकी बिटिया बार बार दोहरा रही थी। मैं कैसे चली जाऊं? मैं कैसे यहाँ से चली जाऊं? आंटी धीमे धीमे लगातार बुदबुदा रही थी। अम्मा, जिद मत करो, देखो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। तुम साथ रहोगी तो मैं निश्चिंत रहूंगी ना? बिटिया आखिरी कोशिश कर रही थी। फिर खींच कर अपने पति की तरफ देख कर कहा, अम्मा, शुरू से हम बेटियों को कमतर ही समझती रहीं और परायापन भी बरकरार रखा। आज भी देखो कैसी जिद कर रही हैं। न होगा तो मैं कुछ महीने नए घर में साथ रह जाऊंगी और सब सेट कर दूंगी। आंटी जी तो मानो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। बेटी की बातों को अनसुनी करते हुए मैं कैसे जा सकती हूँ इस घर को छोड़कर कि रट लगाए हुए थी। अब बिटिया की भी आंखें भर आई थीं। पास आकर उसने आंटी को अपने अंक में भरते हुए कहा, अम्मा, मान भी जाओ कि अब वह नहीं आएगा। आना होता तो कब का आ चुका होता। सोमेश नहीं आएगा, यह मान जाओ प्लीज। कहते हुए सुनंदा फफक फफक कर रो पड़ी। सून में विचरते सोने नयन जागृत हो उठे। ना मेरी सुग्गा, मत रो। मुझे उस पंडित ने कहा था कि सोमेश जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। मुझे पंडित जी की बातों पर पूरा विश्वास है। देखो, क्या किसी को उसके नहीं रहने का कोई प्रमाण मिला है? जब तक उसका शरीर नहीं मिलेगा तब हम कैसे मान सकते हैं कि तुम्हारा भाई नहीं रहा? कमला आंटी बेटी को समझाते बोल रही थी। अब की पथराने की बारी सुनंदा के नैनों की थी। सोमेश 4 बहनों का इकलौता भाई और 4 लड़कियों के बाद उसका जन्म हुआ था, तो वर्मा आंटी को लगा था कि उनका जीवन अब जाकर पूर्ण हुआ। लड़कियों को उच्च शिक्षित करने का
कोई खास रिवाज न था उनके घर में, सो सभी को जल्दी जल्दी ब्याह कर निपटा दिया गया। बेटे को खूब पढ़ाना था, इसीलिए जब ग्रेजुएशन के बाद उसने अमेरिका जाकर पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो झट से मान ली गई। सोमेश बहुत होशियार था पढ़ने में, वहां जाकर भी अच्छा रिजल्ट करता रहा। उसकी नौकरी भी लग चुकी थी। ज्वाइन करने से पहले वह देश आने का प्रोग्राम बना रहा था कि अचानक उसके गायब हो जाने की खबर आई। 35 साल हो गए होंगे लगभग इस बात को। वर्मा अंकल और आंटी विश्वास ही नहीं कर पाए कभी कि सोमेश जिंदा नहीं होगा। अमेरिका जैसे बड़े से देश में उनका बेटा गुम हो गया, यह बात उनके गले ही नहीं उतरती थी। दुख अनंत था। किसी के पाले पोसे कमाऊ लड़के का अचानक से गायब हो जाना किसी पहेली से कम नहीं था। उस वक्त आज की तरह संचार के साधन नहीं थे। हर संभव कोशिश की गई, कुछ सुराग तो मिले। न दूतावास से कोई खास खबर मिली, न उसके वहां के दोस्तों से। कोई कहता स्विमिंग पूल में डूब गया, तो कोई कहता किसी ने मर्डर कर दिया। पर सबूत, कोई तो सबूत हो। बॉडी तक नहीं मिली तो कैसे मान लिया जाए कि सोमेश नहीं रहा। गहन अंधकार वाली रात थी। अंकल आंटी की पूरी दुनिया लुट चुकी थी। उलझनों में उलझ वे मानो न जीने में थे न मरने में। बार बार दिल यही कहता कि वह जिंदा है और एक दिन वापस जरूर आएगा। यही कारण था कि वे लोग कभी घर छोड़कर नहीं जाते थे। सोमेश को तो यही का पता मालूम है। हम कहीं जाएं और पीछे से वह आ जाए तो किसी को यह बात बहुत मामूली लग सकती है। कई तर्क भी दिए जा सकते हैं, पर माँ के दिल से बहस नहीं किया जा सकता। उसका अंतर्मन हमेशा यही कहता किसी कारणवश सोमेश उन्हें भूल गया है, पर उसकी तन्यता एक दिन टूटेगी और वह वापस उसकी आंचल में आ जाएगा। इस सोच के पीछे उस पंडित का भी बड़ा हाथ था, जिसने सोमेश की जन्मपत्री देखकर यह भविष्यवाणी की थी कि वह वापस जरूर आएगा। जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो लोग पूजा पाठ, टोना टोटका, जन्मपत्री बचवाने जैसे कर्म भी आजमाने लगते हैं। पर तब तक सिर्फ इंतजार, इंतजार और इंतजार। साल दर साल गुजरते गए, पर ना ही सोमेश आया और ना ही उसकी कोई खबर। अंकल आंटी एक दूसरे से छिप छिप कर रोते। दोनों एक दूसरे से सोमेश की चर्चा तक न करते कि अगला खुश और मुस्कुराता दिख रहा है तो उसकी हंसी क्यों छीनी जाए। अक्सर दोनों की आंखों में तिनका चला जाता था कि आंखें लाल दिखती थीं। बेटियों ने बहुत सहारा दिया था उम्र, उन बेटियों ने जिन्हें पालन पोषण के क्रम में पराया धन ही समझा गया था। कभी कभी वर्मा दंपत्ति बेहद अफसोस करते कि बेटियों को उन्होंने आत्मनिर्भर नहीं बनाया। क्या पता किसी बेटी को यह बेरुखी गहरी चुभ गई हो कि पुत्र को ज्यादा मान ध्यान दिया जा रहा है और उसकी आह लग गई। मन हर कोठी भटकता कि आखिर क्या हुआ होगा। अमेरिका जाना आसान नहीं था और ना ही कोई अता पता या सूत्र ही जिसे पकड़ सोमेश को खोजा जा सके। उस अनजान सुदूर देश में हर आती जाती सांसों के साथ अमेरिका को कोसते दोनों, जिसने उनका बेटा निकल लिया। दुख कहर बनकर टूटा, पर दोनों ने कभी मरने की इच्छा नहीं की। वह लौट कर आएगा एक दिन, इस विश्वास ने उनकी जिजीविका को जागृत रखा। अंकल कोई 9 साल पहले गुजरे। उन दिनों उनकी आंखों में आए दिन कोई तिनका मानो चुपता रहता, हर वक्त लाल जो रहती थी। आंटी जब पूछती कि आंखें लाल दिख रही हैं तो अंकल का जवाब जाहिर रहता, तुम्हें तो बस डॉक्टर के पास मुझे ले जाने का बहाना चाहिए। कह तो रहा हूँ कि टहलते वक्त आंखों में कुछ चला गया है, अभी ठंडे पानी के छींटे मारता हूँ, निकल जाएगा। और इस तरह दिन भर आंखें गीली रहती। तिनका निकला या नहीं, पर एक दिन उनके प्राण अवश्य निकल गए। आंटी ने बेहद बहादुरी से उनकी मौत को स्वीकार किया और अकेली ही सोमेश की राह देखने लगी थी। अम्मा देखो, अब लगभग सभी कुछ जा चुका है, थोड़े बहुत बचे हैं, उन्हें मैं समेटती हूँ। सुनंदा ने ड्राइंग रूम की दीवारों से तस्वीरों को उतारते हुए कहा। अपनी रॉकिंग चेयर पर बगल में ही बैठी आंटी अभी भी मैं नहीं जाऊंगी की जाप कर रही थी। सुनंदा ने अपने पिता की हार चढ़ी तस्वीर को उतारा। कुछ क्षण को थाम उन्हें देखती रही, कैसे तड़पते हुए गए अपने अंतिम समय में। काश की भाई की कोई खबर ही मिल जाती। उसने बेहद संभाल कर वर्मा अंकल की तस्वीर को दीवार के सहारे खड़ा किया। अब बस सोमेश की तस्वीर बची थी, उस पर आज तक किसी ने हार नहीं चढ़ाया था। फोटो उतारने से पहले सुनंदा ने अपनी अम्मा की तरफ देखा। जाने अम्मा अब इस घर के दोबारा बनने तक जीवित भी रहेंगी या नहीं, पर अम्मा बड़ी अदम्य इच्छा शक्ति वाली हैं, सोमेश से मिले बिना नहीं जाएंगी। ऐसा सोचते सोचते उसने तस्वीर को दीवार से उतारा। यह क्या, गिरने लगा। फोटो के पीछे से एक मोटा सा लिफाफा फिसल कर गिर पड़ा, जो गिरते हुए बिखर गया। यह क्या, यह तो तस्वीरें हैं, दूतावास से आई कोई चिट्ठी भी है।
सुनंदा हाथ में तस्वीर को थामे ही लेटर पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था कि वर्षों बाद सोमेश के गायब हो जाने की गुत्थी सुलझ गई है। सोमेश अमेरिका प्रवास के दौरान किसी लड़की से प्रेम करने लगा था, पर वह प्यार एक तरफा निकला। लड़की के इनकार करने पर सोमेश ने पुल में नदी में कूद आत्महत्या कर ली थी, शायद जैसा कि उसके किसी दोस्त ने आशंका व्यक्त की थी। बॉडी बहते हुए कहीं दूर निकल गई थी और शायद चट्टानों के बीच फंसी रह गई थी। लेटर में अफसोस जताते हुए कहा गया था कि हम आज भी यह बताने में असमर्थ हैं कि उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई। यह महज एक दुर्घटना थी। बहुत खोजबीन के बाद भी सही तथ्यों की जानकारी नहीं मिल पाई है, पर इतना तय है कि वह मर चुका है। साथ में उसकी पानी में फूली सड़ी गली सी शरीर की तस्वीरें भी थीं। कुछ फोटो जूम कर लिए गए थे जिसमें उसकी कलाई की तस्वीर थी। हाथ में चांदी के कड़े को उसने तुरंत पहचान लिया। चिट्ठी पर तारीख कोई 10 साल पहले की थी, यानी अंकल ने सच्चाई जानने के बाद ही दुनिया छोड़ा था। सुनंदा धम्म से नीचे बैठ गई, सोमेश की बिखरी तस्वीरों के बीच, और फपक कर रो पड़ी। कुछ देर बाद मानो तंत्रा भंग हुई। नजर घुमाकर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा अब भी रॉकिंग चेयर पर ही थीं, आंखें मूंदे हुए बैठी थीं। अब बुदबुदाना बंद था। सुनंदा तत्परता से सभी तस्वीरों को समेटने लगी, अम्मा की नजर न पड़ जाए, यह सोचकर चिट्ठी सहित सभी को दोबारा लिफाफे में भरने लगी। वह भी वही करेगी जो उसके पिता करके गए थे। इनको कहीं ऐसी जगह छिपा देगी कि अम्मा की नजर नहीं पड़े। जल्दी से अपने पर्स में डालकर वह अम्मा को उठाने गई। छूते ही उनकी देह एक तरफ झूल गई और आंचल से एक तस्वीर फिसलते हुए नीचे गिर गई। सुनंदा को मानो करंट लगा, यानी अम्मा ने देख लिया था तस्वीरों को बिखरते हुए। कुछ ही पलों में वर्षों का इंतजार समाप्त हो चुका था, और साथ ही साथ अम्मा के जीने का मकसद भी। राह ताकती सूनी अखियां अब सदा के लिए बंद हो चुके थे। चेहरे पर तल्लीनता थी, अम्मा जा चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।